बडी वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स का एक नया सीरीज शुरू करा है। आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए के ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज सेक्शन के लिए जनवरी 2026 की गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे वीडियो का। टोटल इसमें 5 पार्ट्स आएंगे। हर पार्ट में 4 गवर्नमेंट स्कीम्स को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। काफ़ी डिटेल में बात करेंगे हर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम पहली स्कीम की तरफ चलते हैं। इस वीडियो की सबसे पहली स्कीम से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, स्कीम का हमारा नाम है अटल पेंशन योजना। ये हमारी सबसे पहली स्कीम है। इसके लिए अटल पेंशन योजना की बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को और ऑपरेशनलाइज किया गया था 1 जून 2015 से। नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। रेगुलेटरी और नोडल एजेंसी इसके लिए कौन है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए। दैट मीन्स ये पीएफआरडीए का प्रोजेक्ट है, या बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है जिसको रेगुलेट करना, जिसके लिए नोडल एजेंसी जिससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो पीएफआरडीए के थ्रू आएंगी। बट इसको इंप्लीमेंट किया जाता है बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के थ्रू एज पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। बैंक और पोस्ट ऑफिस अटल पेंशन योजना के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। एम और ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें कि इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है सभी इंडियंस के लिए, स्पेशली जो पुअर, अंडर प्रिविलेज या वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ठीक है, एक ऐसा यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सभी इंडियंस के लिए, स्पेशली पुअर, अंडर प्रिविलेज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स उनके लिए, बाय एड्रेसिंग लॉन्गेविटी रिस्क और एनकरेजिंग वॉलंटरी सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट। मतलब जो उनकी लंबी लाइफ है, लंबी लाइफ के लिए जो रिस्क है, अभी जब तक आप यंग हो, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की बात करो, जब तक आप 40 45 50 60 साल तक के हो तब तक तो आप यंग हो, आपको काम मिल रहा है। अब 65 साल के हो गए, उस समय तो आपको काम नहीं मिलेगा कहीं पे, तो तब दिक्कतें होंगी। तो उसके लिए रिटायरमेंट के लिए वॉलंटरी सेविंग्स करने के लिए ऑल्सो इस स्कीम के अंदर क्या होता है, प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी थ्रू अ गारंटीड मिनिमम पेंशन। ठीक है, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी होती है थ्रू अ गारंटीड मिनिमम पेंशन, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फैमिली और गवर्नमेंट सपोर्ट इन ओल्ड एज। ठीक है, आप अपना पैसा जोड़ोगे इस स्कीम के अंदर और उसका आपको रिटायरमेंट पे बेनिफिट होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसमें होगा, आपको रिटायरमेंट के बाद या बेसिकली 60 ईयर्स की एज के बाद एक मिनिमम पेंशन अमाउंट मिलेगा। फिर आपको अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए अपनी फैमिली पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप खुद में सक्षम रहोगे। इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किन लोगों के लिए ये था जो हमारे इंडियन सिटीजन है 18 से 40 साल की एज के, जो इंडियन सिटीजन हैं। ठीक है, पहली चीज ये सभी सिटीजन के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। एज ग्रुप 18 से 40 साल और उनका सेविंग्स बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, फोकस इसमें जो स्पेशल फोकस था, विद द फोकस ऑन वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लो इनकम ग्रुप्स और अंडर प्रिविलेज। ठीक है, फोकस किन पे था? लो इनकम ग्रुप्स पे, अंडर प्रिविलेज पे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स पे। 1 अक्टूबर 2022 से इसमें क्या चेंज किया गया, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, वो इस स्कीम को एलिजिबल करने के लिए, सॉरी, ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स पेयर्स इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। इट वाज ओपन टू पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज। ठीक है, एनपीएस सब्सक्राइबर्स और अदर मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब वो एनपीएस वालों के लिए या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए क्या कंडीशंस थी वो सेपरेट है, बट वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। की फीचर्स इसके अंदर क्या है? सबसे पहली चीज, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगी 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000, मतलब 1000 के मल्टीपल में अप टू 5000 मिनिमम पेंशन आपको हर महीने मिलेगी, स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन, आप कितना कंट्रीब्यूशन करोगे आपसे मतलब है। अगर आपने ये स्कीम ली है, आप इसके सब्सक्राइबर हो, so whether you are contributing 1000 rupees, 2000, 3000, 4000 or 5000 on monthly basis, sorry, whether you are subscribing for this much amount of pension at your retirement, then what will be your contribution? It depends on the amount you have selected. जो contribution होगा, it will be auto debited from your savings or post office account. अब इसको जो डेबिट करने की फ्रीक्वेंसी है, that would be monthly, quarterly और half yearly basis. कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 42 से लेके 1454 रुपए पर मंथ होगा, बेस्ड ऑन द एज एट एंट्री। आप किस एज पे ले रहे हो, एज ग्रुप कितना है हमारा, 18 से 40 साल। आप 18 की एज पे ले रहे हो तो आपको मिनिमम वाला कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 40 की एज पे ले रहे हो मैक्सिमम वाला कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, प्लस जो आपका पेंशन अमाउंट चूज करा है, 1000 रुपए महीना चाहिए या 5000 रुपए महीना चाहिए।
अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जाना है मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, उसके पेमेंट में डिले हो रहा है। डिले कब होगा? जब आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस जहां से भी ऑटो डेबिट हो रहा है, जब वहां पैसा नहीं होगा। अगर डिले हुआ तो पर 100 रुपीज ऑफ कंट्रीब्यूशन आपको 1 से 10 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, कि कितना अमाउंट है, कितना आपका मंथली पेंशन का प्लान है, और कितना आपको जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो। ठीक है, ये तो था कि आप लोगों ने पेंशन का प्लान ले लिया, कितने पेंशन आपको चाहिए मंथली बेसिस पे, कितना उसका कंट्रीब्यूशन करना है, और अगर कंट्रीब्यूशन में डिले होता है तो उस केस में क्या। अब आप 60 साल के हो गए तो आपको वो पेंशन मिलती रहेगी। वॉट इन केस अगर आप 60 साल से पहले आपकी डेथ हो गई, अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है उस केस में क्या होगा? जो स्पाउस होगा ना, स्पाउस कैन कंटिन्यू और एग्जिट। स्पाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पेंशन स्कीम को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं टिल द एज ऑफ 60, या फिर जितना भी इसका कॉर्पस जुड़ा है, जितने पैसे जुड़े हैं मंथली कंट्रीब्यूशन से, उस पैसे को एक लमसम अमाउंट की तरह वापस लेना है। बट अगर दोनों की डेथ हो जाती है, स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, उस केस में जो नॉमिनी होगा ना, नॉमिनी को वो कॉर्पस मिल जाएगा, क्योंकि नॉमिनी तो पेंशन के लिए रजिस्टर नहीं हो रहा है। हो सकता है नॉमिनी एलिजिबल ही ना हो पेंशन के लिए, तो नॉमिनी को जुड़ा हुआ कॉर्पस दिया जाएगा, पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर यही डेथ 60 साल के बाद होती है, ये तो था कंडीशन अगर 60 साल से पहले डेथ हो गई, अगर यहीं पे सब्सक्राइबर की डेथ 60 साल के बाद होती है, उस केस में स्पाउस को पेंशन मिलेगी, और अगर स्पाउस की भी डेथ हो गई तब नॉमिनी को कॉर्पस मिल जाएगा। ये कंडीशनल है, यहाँ पे सवाल बनता है, 2-3 स्टेटमेंट्स दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सी सही है कौन सी गलत है, जैसे हमने पीछे फाइनेंस में भी कुछ जगह करा है। प्री मैच्योर एग्जिट होगा 60 साल से पहले, ठीक है, बट ये कब होगा? अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे टर्मिनल इलनेस। अगर टर्मिनल इलनेस है, उस केस में क्या होगा? जो कंट्रीब्यूशन है और उस कंट्रीब्यूशन पे जो भी मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया होगा, वो इंटरेस्ट के साथ में आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक, ये है प्री मैच्योर एग्जिट की कंडीशन। अच्छा, पहले क्या होता था, जो एलिजिबल सब्सक्राइबर्स थे ना, उनको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी मिलता था, बट अब सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से इसमें साथ में कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया है। अब सरकार कंट्रीब्यूट नहीं करती है इसमें। दूसरा, इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर दिया है फॉर एनरोलमेंट। ठीक है, सब्सक्राइबर्स के बाद पीरियोडिक एसएमएस या ईमेल अलर्ट्स आते हैं, जैसे मेरे पास आते हैं। मेरे अटल पेंशन योजना का जब भी डिडक्शन होता है, मेरे पास उसका एसएमएस भी आएगा, उसका ईमेल भी आएगा। कहाँ से आएगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जिनके साथ भी लिंक कर रहा है। जैसे हर बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अटल पेंशन योजना दे रहा है। हर बैंक से मतलब है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनकी वेबसाइट्स पे मैंने एक्सेस करा है। इसके अलावा इसमें सेक्शन 80 CC-D ऑफ 1 में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटेस्ट अपडेट इस स्कीम की कुछ कुछ थी, क्योंकि न्यूज़ में आई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्यों आई है, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। जनवरी 19 की पीआईबी की प्रेस रिलीज आई थी, उस मतलब सॉरी, पीआईबी की प्रेस रिलीज में जनवरी 19 का डेटा आया था, जिसमें बताया था 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर्स एनरोल हो चुके हैं। 21 जनवरी का डेटा आया था, उसके अंदर बोला था कि गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक कंटिन्यू कर दिया है। दैट मीन्स 31 मार्च 2031 तक ये स्कीम, सॉरी, 2031 तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, स्टेट लेवल आउटरीच प्रोग्राम हुआ था पणजी गोवा में। कब हुआ था? 23 जनवरी 2026 को, और पीएफआरडीए ने ऑर्गेनाइज कराया था। पीएफआरडीए ने एसएलबीसी होती है स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी, एसएलबीसी गोवा के साथ मिलकर एक स्टेट लेवल आउटरीच प्रोग्राम बनाया था, ठीक, करवाया था। क्यों? टू प्रमोट एनरोलमेंट एंड एम फॉर कंप्लीट सैचुरेशन इन द स्टेट, कि स्टेट में सबको पीएफआरडीए के द्वारा इसमें रजिस्ट्रेशन मिल जाए अटल पेंशन योजना में, एनरोलमेंट प्रमोट करने के लिए। 1 फरवरी 2026 की अपडेट आई थी, जिसके अंदर बताया था, पीएफआरडीए ने ये अपडेट दी थी कि जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, एयूएम, याद करिए हमने एयूएम का कहाँ पढ़ा था? हमने म्यूचुअल फंड्स वाले वीडियो में एयूएम के बारे में पढ़ा था। जो एयूएम है इसका, वो है 53,145 करोड़। 1 फरवरी 2026 की अपडेट आई थी, जिसमें बताया था पीएफआरडीए ने कि टोटल एयूएम अटल पेंशन योजना के 53,145 करोड़ है। इसके अलावा जनवरी में मल्टीपल लैंग्वेजेस में ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हुए थे, जिसमें थे इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम। ठीक है, जब एनपीएस के साथ इसे कंबाइन कर देते हैं, तो अटल पेंशन योजना ना एनपीएस के साथ मिलकर 16.53 लाख करोड़ के एसेट्स को मैनेज करती है। एनपीएस और एपीवाई मिलके 16,53,000 करोड़ के एसेट्स को मैनेज करती है।
9.28 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एज ऑफ जनवरी 2026। ये वो इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। ये जो 9.28 बोला है, ये हम लोगों ने दोनों का मिलाकर बोला है, एनपीएस और एपीवाई मिलाकर, ठीक। क्योंकि कई बार क्या होता है, पीएफआरडी से या मिनिस्ट्री से जो अपडेट आती है वो दोनों स्कीम्स की कलेक्टिव वे में आती है। तो ये आई थी अपडेट्स, ठीक। आगे चलते हैं अगली स्कीम की तरफ। सेकंड स्कीम आई थी कंपोजिट सैलरी पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कंपोजिट सैलरी पैकेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये एक न्यूज आई थी, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया है 14 जनवरी 2026 को। 14 जनवरी 2026 को ये लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, और नोडल एजेंसी होगी इसकी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएफएस। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि डीएफएस के सेक्रेटरी का नाम क्या है। हमने किसी करंट अफेयर के क्वेश्चन में पढ़ा था इनका नाम। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डीएफएस के सेक्रेटरी का क्या नाम है। एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, सॉरी एम्प्लॉयज, इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहेंस फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, मतलब आपके बैंक या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहे हैं। जो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, वो कौन लोग होते हैं? जो एसएससी के एग्जाम्स के थ्रू या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, रेलवेज में काम करते हैं, ये उन लोगों की बात हो रही है। बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिफाइड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था कि उनकी फाइनेंशियल वेलबींग और सोशल सिक्योरिटी को एनहेंस करना है। कैसे एनहेंस करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग यूनिफाइड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या था, इसके अंदर आप किसी बैंक में जाके अकाउंट खोलेंगे, जो बैंक इनके साथ लिंक है, उसमें आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड बेनिफिट्स एक साथ मिल जाएंगे सिंगल सैलरी अकाउंट फ्रेमवर्क में, ठीक है। इसमें मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन होगा, कंसेशनल लोन्स होंगे, डिजिटल कन्वीनियंसेस होंगी। ये था किन के लिए? जो हमारे ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ग्रुप ए बी सी करके कैडर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये था, वेदर दे आर परमानेंट, रेगुलर और कंफर्म एम्प्लॉयज, ठीक है। कंडीशन ये थी, परमानेंट हो, रेगुलर हो, कंफर्म एम्प्लॉयज हो इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड सब ऑर्डिनेट अटैच ऑफिस। पैकेज जो था, है ना, द पैकेज इज डिजाइन फॉर ब्रॉड कवरेज एंड इज एक्सेसिबल थ्रू एनी पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, जहां पर भी सैलरी क्रेडिट होती है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो ये उन्हीं के थ्रू आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। की फीचर्स की बात करें अगर, इसके अंदर इसके फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहले बैंकिंग फैसिलिटी इसमें मिल रही है, इंश्योरेंस बेनिफिट मिल रहा है, कार्ड बेनिफिट मिल रहा है और कुछ अदर फीचर्स मिल रहे हैं। बैंकिंग फैसिलिटी में क्या था? जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट मिल रहा था, फ्री और अनलिमिटेड आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस एंड यूपीआई ट्रांजेक्शन्स थी। मतलब जो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस या यूपीआई, ठीक है, इनमें जो अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन था, स्पेशली आईएमपीएस और यूपीआई में, वो रेस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा। फ्री और अनलिमिटेड का ये मतलब नहीं है कि इसमें कितना भी अमाउंट ट्रांसफर करते रहो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। फिर इसमें फ्री चेकबुक्स और डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी थी, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स था लोन पर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज थी, फ्री रेमिटेंसेज और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज थी, ठीक है। ये था हमारा इस प्रोग्राम के अंदर। इंश्योरेंस बेनिफिट के अंदर क्या था कि जो पर्सनल एक्सीडेंट है, पर्सनल एक्सीडेंट का कवर था 1.5 करोड़ रुपए तक का, एयर एक्सीडेंट का कवर था 2 करोड़ रुपए तक का, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है इसमें, एनहेंस्ड हेल्थ और मेडिकल टॉपअप्स होते हैं। कार्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसमें रुपए, प्लेटिनम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे थे, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल रहा था उसमें, फिर बाकी जो क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स होते हैं वो सब होते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर्स में 250 रुपये पर मंथ था। अदर फीचर्स की बात करें तो सिंगल विंडो सॉल्यूशन होता विद सीमलेस इंटीग्रेशन। क्या था? सिंगल विंडो सॉल्यूशन विद सीमलेस इंटीग्रेशन। कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं थे, हर कैडर के लिए इसमें एनहेंस फैसिलिटीज थी, ठीक है। बाकी आप डीएफएस की वेबसाइट पे जाके इसकी डिटेल एक बार देख सकते हैं, अगर कुछ आप लोग देखना चाहते हैं तो। आगे चलते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि फॉर्मली इसको लॉन्च किया गया है 14 जनवरी 2026 को, श्री एम नागाराजू, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो अगर आपने पीछे कमेंट बॉक्स में देख के मुझे आंसर नहीं करा, आप लोग यहाँ देख लीजिए, जो सेक्रेटरी हैं डीएफएस के, उनका नाम है श्री एम नागाराजू, ठीक। इनिशिएटिव वाज डेवलप्ड एंड कंसोलिडेशन विद पीएसबीज टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस। यूनिफॉर्मिटी और कन्वीनियंस के लिए था, ठीक है। सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ इसको डिस्कस किया गया है। और जो एम्प्लॉयज थे, दे आर एनकरेज टू अपग्रेड और माइग्रेट देयर एग्जिस्टिंग सैलरी अकाउंट टू दिस, ठीक है। अब बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल फीचर्स अभी इसके अवेलेबल नहीं थे,
तो इसलिए वही मैंने इसके अंदर लिखा है कि कोई ऐसा डिटेल फीचर्स नहीं है, जितना था वो मैंने ऑलरेडी इसमें आपको बता दिया है। अगली स्कीम की तरफ चलते हैं। अगली स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जेएवाई। ठीक है, जो आयुष्मान भारत योजना है ये वही है। सितंबर 23 2018 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रांची में, रांची झारखंड में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। नोडल एजेंसी थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नोडल एजेंसी इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना था इसका? स्टेट हेल्थ एजेंसीज के साथ होना था या उनके थ्रू होना था। ठीक, एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका एम था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करनी है। कैसे अचीव करेंगे? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है कि कुछ अचानक से खर्चा आ जाता है मेडिकल का या हेल्थ इश्यूज का, कि जो भी आपके रिसोर्सेज है वो कम पड़ने लगते हैं, तो आपका लिविंग स्टाइल बिगड़ने लगता है। तो इसका एम यही था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दी जाए और जो भी कोई कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। वही इसका एम ऑब्जेक्टिव था। ensuring access to quality secondary and tertiary care. Scheme aims to cover economically weaker section, reduces out-of-pocket expenses, improve health outcomes and make quality healthcare affordable. ठीक है, क्या हुआ इसका? स्कीम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये थी मेनली, और इसका क्या काम था? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना, हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करना और हेल्थ केयर को और क्वालिटी बेटर करना उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। की फीचर्स की बात करें तो उसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का ट्रीटमेंट फैसिलिटी दी गई थी, एक तरह का इंश्योरेंस दिया गया था, बट ये सेकेंडरी और टर्टरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन का है। अब फैमिली में कितने लोग हैं, कितने नंबर हैं फैमिली मेंबर्स के, वो मैटर नहीं करता, 5 लाख रुपए पर फैमिली मिलता है। ठीक, कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट की बात करें, है ना, कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट ये कुछ एम्पेनल्ड पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 1400 लेके 1900 तक मेडिकल प्रोसीजर्स पैकेजेस इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें कवर्ड हैं। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन किस पे था? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के ऊपर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन किया गया था। ठीक, आगे क्या है? डेटा या स्टेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, इंश्योरेंस ऑफ आयुष्मान कार्ड्स। ठीक है, ये सब इसके बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में थे, और रिन्यूअल कराने पर बेनिफिशियरीज को कोई भी फीस नहीं देनी थी। फिर इसमें एंटी फ्रॉड मेजर्स लिए गए, आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म बनाए गए क्लेम और इंटीग्रेशन के, है ना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ मिलकर। और क्या था, जो इसकी कवरेज थी ना उसे बढ़ा के 70 साल तक के लोगों के लिए कर दिया था, 70 साल प्लस के लिए। फीचर्स इसमें थे जैसे मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, एआई इनोवेशन, हेल्थ बेनिफिट पैकेज, इस तरह के फीचर्स हुआ करते थे स्कीम में। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट आता है इसका टारगेट ऑडियंस का। इसमें टारगेट ऑडियंस कौन कौन थी? तो जो हमारे पुअर या वल्नरेबल लोग थे वो थे। ठीक है, उन्हें पुअर और वल्नरेबल जिन्हें एसईसीसी जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, ये होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, एसईसीसी 2011 के आधार पर जो पुअर या वल्नरेबल सोसाइटीज थी वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ फैमिलीज थी। ठीक है, 12 करोड़ फैमिलीज मतलब रफली 55 करोड़ इंडिविजुअल्स। उसके अलावा जो हमारे रूरल और अर्बन डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स थे, कुछ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज थी, और सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन के बाद से जो भी सीनियर सिटीजन 70 साल या उससे ज़्यादा के हैं वो। ठीक, फिर इसमें ये बताया गया कि एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर क्या है, कॉस्ट शेयरिंग होगी सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और इसमें हेल्थ कवरेज दिया जाएगा 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का। ठीक, इसके अंदर क्या था, ओवरऑल आउटले था इसका 64,180 करोड़ का। ओवरऑल आउटले 64,180 करोड़ का 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए। यूनियन बजट 2025-26 के अंदर क्या बोला गया है, 9,406 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। 9,406 करोड़, ये हाईएस्ट एलोकेशन है सिंस लॉन्च। क्लियर, अगली स्कीम पर चलते हैं। सॉरी, अभी इसी के अपडेट्स देखते हैं। इसकी अपडेट में क्या हुआ है, न्यूज़ में क्यों आया है? प्रधानमंत्री योजना के अंदर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर एक 2 दिन का चिंतन शिविर किया गया, एक नेशनल रिव्यू लगाया गया। ठीक है, चिंतन शिविर कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया था। एमओयू साइन हुए थे
डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन जो कि मीटी का होता है, ठीक है, ताकि मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज मिले। ओके। फिर था कि आईआईएससी बेंगलुरु के साथ एआई इनोवेशन के लिए एक एमओयू साइन हुआ। एनएबीएच क्यूसीआई के साथ एमओयू साइन हुआ फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड हॉस्पिटल इंटीग्रेशन के लिए। आगे चलते हैं, अब अगली स्कीम देखते हैं क्या है। फोर्थ स्कीम थी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एबीडीएम। ठीक, ये सितंबर 27 2021 को लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने इसको लॉन्च किया गया था। और इनिशियली इसको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की तरह पायलट किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और जो उसकी बॉडी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, वो इसकी नोडल एजेंसी है। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जो स्टेट हेल्थ एजेंसीज हैं उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ में काफ़ी सारे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे जिनके थ्रू हेल्थ फैसिलिटीज़ की सर्विस डिलीवरी की जाएगी। एम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका एम था टू क्रिएट सिटीजन सेंट्रिक इंटीग्रेटेड नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेगा एफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, टाइमली और सेफ मैनर में। एक ऐसा सिटीजन सेंट्रिक इंटीग्रेटेड नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना जो कि एफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, टाइमली और सेफ मैनर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेगा। मिशन का फोकस था ऑन बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स बनाने थे, ईएचआर, हेल्थ केयर की कॉस्ट कम करनी थी, इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी, और सिटीजन्स को उनके हेल्थ डेटा के ऊपर कंट्रोल देना। ये एम था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर, एबीडीएम के अंदर। इसके अंदर इट एम्स टू ब्रिज साइलोज इन हेल्थ केयर सिस्टम, promote digitization and facilitate better health outcomes by connecting patient, provider and other stakeholders. Okay, की फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या था, इसके अंदर एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनता है, ABHA आभा बनता है, ठीक है। एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनती सभी तो सभी सिटीजन्स की। इसमें उनके जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो सेव किए जाते हैं। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बनती HFR, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री बनती एक स्टैंडर्डाइज रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में। एक यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस बनता है UHI, और बाकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे फॉर इंटरऑपरेबिलिटी यूजिंग ओपन प्रोटोकॉल्स एंड कॉमन हेल्थ डेटा स्टैंडर्ड्स। कंसर्न मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रखा जाता है, सिटीजन कंट्रोल डेटा शेयरिंग होती कि आपका हेल्थ रिलेटेड डेटा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो सिटीजन के कंट्रोल में होगा। इसके अंदर इंटीग्रेशन था विद आयुष्मान ऐप फॉर एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन एंड सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सपोर्ट था इसके अंदर, लैब रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन, डिजिटल क्लेम, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है आपके पास। मल्टीलिंगुअल और एआई पावर्ड फीचर्स थे, जैसे भाषिनी के साथ इसको भी इंटीग्रेट किया गया था। पीछे भी हमने स्कीम के अंदर पढ़ा था ना, तो वो भाषिनी के साथ यहाँ भी इंटीग्रेशन हुआ है। फिर फेडरेटेड आर्किटेक्चर था ताकि आपकी प्राइवेसी, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी भी बनी रहे। और इसमें डिजिटल इनोवेशन, टेलीमेडिसिन, इकोसिस्टम वाइड पार्टिसिपेशन, इस तरह का प्रमोशन था इन सब चीज़ों का। ये इसके की फीचर्स थे। ऑडियंस की बात करें तो ये सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए था, इंक्लूडिंग पेशेंट्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डिजिटल हेल्थ इनोवेटर्स। It target the entire population for ABHA creation and digital health access. It target the entire population for ABHA creation, हमने बोला है कि जो आयुष्मान भारत हेल्थ का आपका आईडी कार्ड बनता है, आभा कार्ड बनता है, उसमें पूरी पॉपुलेशन को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कि सबका वो चीज़ बननी चाहिए। और स्पेशल एम्फेसिस किस पे था, जो अंडर सर्व और रूरल एरियाज थे, वल्नरेबल ग्रुप्स थे, उन लोगों पर इसका स्पेशल एम्फेसिस था। बजटरी इसके एलोकेशन की अगर बात करें तो इनिशियली इसका 1600 करोड़ रुपए का इसका 5 साल का आउटले हुआ था, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। दो 23-24 के अंदर हमने क्या देखा कि 341.02 करोड़ रुपीस का इसका इन्वेस्टमेंट हुआ था। और 25-26 की बात करें तो ये 324.26 करोड़, 25-26 में 324.26 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यूनियन बजट 2026-27 के अंदर क्या किया, ये देखा गया कि इसके अंदर 350 करोड़ रुपए का एनहेंसमेंट किया गया है। क्लियर? टू सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, इंटरऑपरेबिलिटी, टेलीमेडिसिन एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये हम लोगों ने इसमें देखा। लेटेस्ट अपडेट्स क्या थे, वही जो हमने पीछे देखा था कि JAY और ABDM के लिए 2 दिन का चिंतन शिविर लगाया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो कि IT अपग्रेड्स, पैकेज रैशनलाइजेशन, एंटी फ्रॉड मेजर्स के लिए था। फिर डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ भी इसका MOU साइन हुआ था ताकि AI पावर्ड लैंग्वेज सपोर्ट एक्सेस मिल पाए। AI पावर्ड लैंग्वेज सपोर्ट एक्सेस मिल पाए। क्या था ये,
जो डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन किसके अंदर है, मीटी के अंडर है। फिर एडिशनल एमओयू साइन हुए थे आईआईएससी बेंगलुरु के साथ में एआई इनोवेशंस के लिए, एनएबीएच क्यूसीआई के साथ में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए। फिर एक हेल्थ बेनिफिट पैकेज देने की बात की थी, हेल्थ बेनिफिट पैकेज मैनुअल पार्ट 2 और बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपेंडियम। तो जब ये एमओयू जहाँ पर हो रहे थे वहाँ पर बात की गई थी कि हेल्थ बेनिफिट पैकेज मैनुअल दिया जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपेंडियम दिया जाएगा। ये देखा गया था कि जनवरी 2026 का एक डेटा आया था इसमें कि 8.79 करोड़ एबीएचए कार्ड्स बन गए हैं। 8.79 करोड़ एबीएचए कार्ड्स बनाए गए हैं अब तक टोटल इसमें। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा मेन चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का टेलीग्राम चैनल, और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इसके थ्रू आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, किसी स्कीम से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर भेज दीजिए। मैं वहाँ पे ऑडियो मैसेजेस के थ्रू आप लोगों के डाउट्स को रिजॉल्व कर सकता हूँ। ये बाकी मेरा चैनल है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और ये चैनल डेडिकेटेड चल रहा है आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ये ग्रुप है जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू के गाइडेंस प्रिपेयर करते हैं, और ये विश्वास का मेन टेलीग्राम चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।